एक ऐसा डायग्राम स्केच करना है आपको जिसको देख करके हर कोई ये कहे कि ये तो रिफ्रैक्शन का डायग्राम है। रूल्स क्या होते हैं रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाने के? रिफ्रैक्शन का डायग्राम बनाने के रूल्स क्या है? हमको बाउंड्री दी जाएगी, बाउंड्री के दोनों तरफ मीडियम अलग अलग होंगे। बाउंड्री एक बनाइए पहले, बाउंड्री के इस तरफ और उस तरफ अलग अलग मीडियम होंगे। तो अगर आपने बाउंड्री ये बनाई है, कुछ नाम दे दो बाउंड्री का, ए बी, तो बाउंड्री के इस तरफ और उस तरफ अलग अलग मीडियम होंगे। फिर क्या करते थे? बाउंड्री तो रिफ्रैक्शन में लाइट को एक ही काम आता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। तो अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई बाउंड्री दो डिफरेंट मीडियम को अलग अलग करेगी। तो बाउंड्री होगी। अब बाउंड्री जब आ गई उसके बाद क्या करते हैं? एरो बनाते हैं। और ये एरो किसके लिए होता है? ILR। ILR फुल फॉर्म क्या है? इंसिडेंट लाइट रे। ILR फुल फॉर्म में इंसिडेंट लाइट रे। तो एरो बनाते हैं, तीर बनाते हैं, और ये तीर क्या बताता है? इंसिडेंट लाइट रे। एरो ने बना दिया, ये लीजिए। ये जो एरो है वो इंसिडेंट लाइट रे के लिए। अंडरस्टूड है कि इट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स, ये किसी सोर्स से आ रहा होगा। उसके बाद बाउंड्री हो गया, बाउंड्री के बाद में ILR हो गया। फिर क्या करते थे? तीसरे नंबर पर नॉर्मल बनाते थे। तो नॉर्मल क्या होता है ये बताया था मैंने कि नॉर्मल एक ऐसी डॉटेड लाइन होती है जो इंसिडेंट पॉइंट से पास होती है और बाउंड्री के साथ 90 बनाती है। तो नॉर्मल बना लिया। अब नॉर्मल के साथ में इस आने वाली लाइट ने जो भी एंगल बनाया है वो I हो गया, I फॉर इंसिडेंट एंगल। तो जब आप बाउंड्री के बाद में इस काम को करते हो, फिर इसके बाद में इस काम को करते हो, तो आपकी मुलाकात होती है एक फिजिकल क्वांटिटी से जिसका नाम है इंसिडेंट एंगल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, तो देख करके रिजल्ट को डिफाइन कर देना। व्हाट इज I? इंसिडेंट एंगल क्या है? ये है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड ILR। ILR का फुल फॉर्म क्या है? इंसिडेंट एंगल। फिर ये पुराना रास्ता जो है वो लाइट छोड़ देती है, पुराना वाला रास्ता लाइट ड्रॉप कर देती है, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं। अब दो बातें होंगी, या तो ये लाइट इस रास्ते को छोड़ करके इस तरीके से डेविएट होगी। तो अगर इस तरीके से डेविएट होगी तो क्या समझा जाए? नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी, क्योंकि ये नॉर्मल है और लाइट हमारी नॉर्मल की ओर झुक गई। या फिर ये लाइट इस रास्ते को छोड़ करके ऐसे डेविएट होगी। ये पक्का है भाई, देखो रास्ता तो ये छोड़ना ही छोड़ना है। तो दो ही बातें हो सकती है, या तो ये ऐसे डेविएट होगी या फिर ऐसे डेविएट होगी। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कब वो इस तरीके से डेविएट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कब वो डेविएट होती है अवे द नॉर्मल। बट मैंने तो तुमसे बोला कि रे डायग्राम बना दो एक, आपका जो मन हो वो कर दे। चलिए, मेरा मन ये है कि ये जो लाइट है वो डेविएट हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो डेविएट होने वाली लाइट है इसका नाम है RLR। और फुल फॉर्म क्या है RLR का? रिफ्रैक्टेड लाइट रे। RLR इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे। और एक बार फिर से, रिफ्रैक्टेड लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है हम उसको स्मॉल r से लिखते हैं, और स्मॉल r यहाँ पर है रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये मैंने काम आपको दिया था कि आप एक रे डायग्राम बनाइए जिसको देख करके हम ये कह सकें ये रिफ्रैक्शन को सपोर्ट करता हुआ डायग्राम। आपने डायग्राम बनाया, सही
था, आपका गलत था, इधर आपने दिखाया नहीं। देखें भाई, पहले बनाया था या हमारे साथ? अच्छा, आपका भी गलत था बेटा, आपने बनाया। दिखाओ भाई से, दिखाओ। हाँ ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डायग्राम नहीं बनाओगे। देखो, जो आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो ना, लाइट आप जो पढ़ रहे हो उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, उसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जब नाम ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो डायग्राम की इंपॉर्टेंस समझ लो, ज्योमेट्री का रूल होगा। तो घर पर इसकी प्रैक्टिस करिए आप। क्या कहीं आप डायग्राम बनाते समय एरो लगाना भूल गए तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे ज्योमेट्री में। तो ये प्रोसेसिंग लिखी होती है, जो जो आप 1 by 1 फॉलो करते हो, ये प्रोसेसिंग होती है। ठीक। अब जैसे आपने अपनी अब तक की स्टडी लाइफ में, जब से आपने पढ़ना शुरू किया है तब से लेकर के अब तक, यानी कि 10th क्लास तक आ चुके हो आप, तो आप कई सारे ऑपरेटर से मिल चुके होंगे। ऑपरेटर्स, कई सारे ऑपरेटर्स जिनसे आप मिल चुके होंगे, और कई सारे ऑपरेटर्स हैं जो अभी आपकी स्टडी लाइफ में आगे आएंगे। जैसे मुझे जो याद आ रहा है कि सबसे पहला जो ऑपरेटर था वो प्लस वाला था। जैसे यहाँ पर लिखा हो 3 और ये लिखा हो 2 और बीच में ये ऑपरेटर आ जाए तो तुरंत आप बताओगे 5 होता है। अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि 5 क्यों होता है, 3 और 2 के बीच में प्लस आएगा तो 5 क्यों होगा, तो क्या मुझे तुम इस क्यों का जवाब दे सकते हो? शायद कोशिश करने पर जवाब दे पाओगे, अदरवाइज एक सिंपल सा आंसर है, प्लस ऑपरेटर का नियम ही यही है कि 3 और 2 के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अच्छा, एक ऑपरेटर का माइनस, अगर इसी 3 और 2 के बीच में माइनस को ले आया जाए तो वैल्यू 1 आएगी। तो माइनस ऑपरेटर के आपने रूल्स पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन जिसको कहा जाता था। अगर 3 और 2 के बीच में हम एक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन डाल दें तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आने से ये 6 हो जाएगा। अगर हम 3 और 2 के बीच में ऑपरेटर डिवीजन डाल दें तो ये 1.5 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपने ग्रो किया है, आपने ऑपरेटर्स पढ़े और उनके रूल्स पढ़े हैं। यानी ये बड़ा ही फनी क्वेश्चन होगा कि 3 और 2 के बीच में इनटू है तो 6 क्यों होता है। वैसे ऐसा नहीं कि इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर है, लेकिन सबसे जो सिंपल आंसर है वो ये कि ऑपरेटर का रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर जो लोग जानते हैं वो कभी ये नहीं पूछेंगे 3 into 2 कितना होता है, तुरंत बताएंगे क्या होता है 6। तो कई सारे ऑपरेटर्स आपके स्टडी लाइफ में आ चुके हैं और अभी कई सारे ऑपरेटर्स अभी आने हैं। ऐसा ही एक ऑपरेटर होता है और उस ऑपरेटर को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर। ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर, वैसे तो ये 6 होते हैं, जब मैथ में आप आगे बढ़ोगे तो ये ऑपरेटर्स और डिटेल में आएंगे, बट अभी हम केवल उतनी की बात करते हैं जितना अभी आज की क्लास में जरूरत है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर में वैसे टोटल 6 ऑपरेटर हैं, टोटल 6 ऑपरेटर्स हैं। और याद रखो कि ऑपरेटर्स अपने आप में रूल होते हैं, अपने आप में नियम होते हैं, ठीक है ना। 4 + 4 क्या होगा? 8, ये ऑपरेटर प्लस का रूल है। 4 - 4 क्या होगा? 0, ये माइनस ऑपरेटर का रूल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर टोटल 6 होते हैं और उनमें से एक है वन ऑफ देम इज साइन, SINE। ये साइन ऑपरेटर है, पूरा नाम है SINE, लेकिन शॉर्ट में हम इसको केवल SIN लिखा करेंगे। कौन सा ऑपरेटर है? साइन। इस ऑपरेटर को पसंद क्या है? ये ऑपरेटर किनके ऊपर अप्लाई होता है? जैसे इनटू वाला साइन कहां पर लगेगा? 2 लोगों के बीच में। और प्लस वाला साइन कहां लगेगा? 2 नंबर्स के बीच में, चाहे वो नंबर्स कांस्टेंट वाले हो, चाहे वो नंबर्स आपके वेरिएबल्स वाले हो। इसी तरीके से ये जो साइन वाला ऑपरेटर है ये किनके ऊपर लगता है? तो साइन वाला ऑपरेटर
always attack over angle। अगर कोई एंगल दिखाई देगा तो ये ऑपरेटर उसके ऊपर हमला कर देगा। जैसे आपने कहा कि 30 डिग्री एंगल हमारे पास है, तो साइन ऑपरेटर तुरंत इसके ऊपर हमला कर देगा। क्या बना देगा? साइन 30 डिग्री। आपने कहा 60 डिग्री एंगल हमारे पास है, साइन ऑपरेटर को पता चलेगा अच्छा वहां पर एंगल है, तो वहां भाग के जाएगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो साइन ऑपरेटर को क्या पसंद है? एंगल पसंद है। जहां एंगल होगा वहां पर ये ऑपरेटर लगेगा। अच्छा देखिए, आपके पास में एक वैल्यू है 6, आपके पास में एक वैल्यू है x, और आपके पास में एक एंगल है 72 डिग्री। तो साइन ऑपरेटर किसके ऊपर अटैक करेगा? 72 डिग्री पर। और तब जब ये अटैक करेगा तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे साइन ऑफ 72 डिग्री। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? साइन ऑफ 72 डिग्री। सिमिलरली साइन ऑफ 30 डिग्री और ये साइन ऑफ 60 डिग्री। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको इनकी वैल्यूज पता होगी, यानी कि जब ये साइन वाला ऑपरेटर किसी एंगल पर अटैक करेगा तो जो रिजल्ट आता है वो कांस्टेंट वैल्यू आती है। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू आती है 0.5। ये हमको कैसे पता है? क्योंकि हमको ऑपरेटर्स के बारे में पता है और हम जानते हैं कि साइन अगर 30 डिग्री पर अटैक करेगा तो हमेशा कितना देता है? 0.5। तो याद रखो कि ये जो साइन वाला ऑपरेटर है जब किसी एंगल पर हमला करता है तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू। क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू। अब वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी आएगी वो अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें याद है √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें याद है √3/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी हमें याद है 1/√2, क्योंकि ये हमें याद करनी पड़ती है, इसके याद करने बिना हमारा काम नहीं चलता। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लेकिन साइन 72 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है। तो बेफिक्र हो जाओ, जो वैल्यू याद नहीं है वो एग्जाम में दी जाएगी। ठीक है, यानी अगर कभी एग्जाम में साइन 72 डिग्री आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी होती है ये हमको दिया जाएगा, लेकिन हमको याद होना चाहिए ये सारी वैल्यूज आने वाले टाइम के लिए याद होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना? तो ये जो वैल्यूज है ये याद हो, अभी याद हो जाए या धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाओगे ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। क्लियर ये बात? तो आज की इस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके लिए नए नहीं हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स, आप ब्रैकेट एक ऑपरेटर, ब्रैकेट लगाना। अच्छा एक बात बताओ, ब्रैकेट लगाना और ब्रैकेट खोलना जैसे चाहो वैसे होता है या रूल के साथ होता है? रूल के साथ होता है। कभी तुमको सिखाया गया है अगर ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है तो जब ब्रैकेट हटेगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। एक्सेप्ट कर लो इस चीज को, ऑपरेटर्स आपके लिए नए नहीं है। हाँ, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल तुम फर्स्ट टाइम सुनोगे, वो आपके लिए नए हैं। हर ऑपरेटर का अपना रूल होता है। जैसे ब्रैकेट के पहले अगर माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये रूल है ब्रैकेट ऑपरेटर का। सिमिलरली हर ऑपरेटर का अपना रूल होता है। तो इस साइन ऑपरेटर का भी रूल है कि 30 डिग्री पर साइन जाएगा तो हमेशा कितना देगा? 0.5। और 60 डिग्री पर साइन जाएगा तो हमेशा कितना देगा? √3/2। सिमिलरली 45 डिग्री पर जाएगा तो 1/√2। सिमिलरली 90 डिग्री पर 10 डिग्री पर 0। तो ये तो हो गई ऑपरेटर्स की बातचीत। क्यों हम बता रहे हैं ऑपरेटर्स की बातचीत? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक स्टेप अब हमें और आगे बढ़ा देना है रिफ्रैक्शन में। पिछली वाली क्लास में हमने ये सीखा, बात करने वाले हैं आज एक लॉ की, बड़ा ही फेमस लॉ है। इसी में इस ऑपरेटर का यूज होगा। क्या लिखा है बोर्ड पर? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है उसके बारे में अगर आपको जानना है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जब रिफ्रैक्शन होता है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ये जो एक सिंगल टर्म लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन, क्लास इस बात को एक्सेप्ट करे, समझे।
रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो हम उसको एक टर्म देते हैं, वो टर्म क्या है? रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन रेशियो साइन आई और साइन आर। देखो अभी आज की क्लास में मैंने तुमसे डायग्राम बनवाया, तो डायग्राम बनाते समय तुमको आई मिला था। आई का नाम क्या था? इंसिडेंट एंगल। तो आपके ऑपरेटर साइन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, यानी क्या बन चुका है? साइन आई। और आपको रिफ्रैक्शन एंगल आर मिला था, बोलो भाई। और ऑपरेटर साइन को क्या पसंद है? एंगल्स पसंद है, जहां दिखेगा उसके ऊपर अटैक करेगा। तो आर के ऊपर भी साइन ने अटैक किया तो क्या बना दिया? साइन आर। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब साइन वाला ऑपरेटर किसी एंगल पर आता है तो ये लिख देता हूं यहां पर आपके लिए। पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, साइन ऑपरेटर ऑलवेज अटैक ओवर द एंगल एंड गिव्स कांस्टेंट वैल्यू। अब कितनी वैल्यू पर कितने डिग्री एंगल पर वो अटैक करेगा और कितनी वैल्यू देगा, उसकी पूरी एक टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज आपको याद करने के लिए कहा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है? कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शंस, मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो आपको आई फॉर इंसिडेंट एंगल मिलेगा। उस इंसिडेंट एंगल पे क्या लगा दो? साइन लगा दो, तो क्या बन गया? साइन आई। आपको रिफ्रैक्शन एंगल आर मिलेगा, उस पर क्या लगा दो? साइन लगा दो, तो क्या बन गया? साइन आर। तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन रेशियो साइन आई बाय साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। देखो बाउंड्री के इस तरफ मीडियम होगा, उस तरफ मीडियम होगा, पेयर ऑफ मीडिया होगा कि नहीं होगा? तो अगर पेयर ऑफ मीडिया आपको दिया गया है तो साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट मिलता है। तो स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन रेशियो साइन आई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो जैसे सपोज कर लो कि हमने ये फैसला कर लिया है कि लाइट को ग्लास से लाना है और ग्लिसरीन में ले जाना है, ग्लास से लाना है, ग्लिसरीन में ले जाना है। तो एक बाउंड्री 100% अंडरस्टूड नहीं दिखाई दे रही है तो क्या होगा? बट ये अंडरस्टूड है, कोई ना कोई बाउंड्री इनको अलग करती होगी। सपोज कर लिया इधर ये ग्लास है, इधर ये ग्लिसरीन है। तो जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं सबके ऊपर ये बाउंडेशन लग गई। सब लोग लाइट को ग्लास से लाएंगे और कहां ले जाएंगे? ग्लिसरीन से। सबसे पहले तुमने हमको बुलाया कि सर आप जो है ग्लास से ग्लिसरीन में लाइट को ले जाओ। लीजिए हम लाइट को ले गए, ये हमने नॉर्मल बनवा लिया और मेरा जो आई था वो 28 डिग्री था। मेरा आई हमने मेंटेन कर दिया। मुझे लाइट डालनी थी तो मैं जितने एंगल पे चाहूं उतने एंगल पे गिरा दूं। हमने जो आई मेंटेन किया था, कितना मेंटेन था? 28 डिग्री। और जब लाइट ने डिपार्चर किया, क्योंकि ये रास्ता तो लाइट छोड़ देगी, ये पक्का है, तो मान लेते हैं डिपार्चर करने के बाद लाइट इधर गई और मेरे एपिसोड में जो आर मिला, मुझे आर मिला 25 डिग्री। तो मेरा वाला आई है 28 डिग्री, तो मेरा वाला साइन आई कितना होगा? 28 डिग्री। मेरा वाला साइन आर कितना होगा? 25 डिग्री। मैंने इसकी पूरी वैल्यू निकाली, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि साइन 28 डिग्री की वैल्यू फाइनाइट होगी, कांस्टेंट होगी। ये अलग बात है कि मान लो अभी आपको नहीं पता तो टेबल देख के पता चल जाएगा, और नहीं अगर टेबल देख के पता चल जाएगा तो कैलकुलेटर से पता चल जाएगा। साइन 28 डिग्री की वैल्यू 100% आ जाएगी, साइन 25 डिग्री की वैल्यू 100% आ जाएगी। दोनों वैल्यूज का रेशियो निकाला, सॉल्व किया। सपोज करते हैं सॉल्व करने के बाद 1.79 आया,
तो आपने पूछा कि सर आपने साइन आई साइन आर का रेशियो निकाला तो कितना आया, मैंने कहा 1.79 आया। अब मैंने आप में से किसी को बुलाया, सपोज कर लो अभिषेक को बुलाया, फाउंडेशन लगी है कि लाइट को ग्लिसरीन एक ग्लास से ग्लिसरीन ले जाना। अभिषेक आए, उन्होंने लाइट को डाला। चलिए बाउंड्री थोड़ी बड़ी करते हैं और दोनों काम एक साथ दिखाते हैं। ये हमने अपना जो है एफर्ट्स किया था, अभिषेक ने लाइट को डाला कुछ इस तरीके से। ये देखिए अभिषेक ने आई मेंटेन किया है 12 डिग्री, तो रिफ्रैक्शन एंगल कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही डिपार्चर होने के बाद। सपोज कर लेते हैं कि इनको रिफ्रैक्शन एंगल मिला है 10 डिग्री, तो इन्होंने जो है साइन आई निकाला और साइन आर निकाला, तो इनको भी कितना मिला 1.79। यानी मुझे जो साइन आई और साइन आर का रेशियो मिला है वो कितना मिला 1.79, और जो तुमको मिला है वो भी कितना मिला 1.79। किसी तीसरे को मौका देते हैं। तो किसी अदर कैंडिडेट ने लाइट को डाला लाइक दिस, ये आई मेंटेन किया उसने जो है 34 डिग्री, पुराना रास्ता ये, लाइट पुराने रास्ते को छोड़ के नए रास्ते पर चलती है, तो रिफ्रैक्शन एंगल समथिंग मिलेगा ही मिलेगा। तो मान लेते हैं ये 30 डिग्री है। तीसरे कैंडिडेट ने अपने वाले साइन आई को निकाला, अपने वाले साइन आर को निकाला, तो इनको भी रेशियो कितना मिलेगा 1.79। तीनों लोगों ने अपने अपने आई अपने अपने आर मेंटेन किए हैं, लेकिन फाइनली जो साइन आई और साइन आर का रेशियो है वो तीनों लोगों का एक जैसा है या अलग अलग है? एक जैसा है ना। स्नेल्स लॉ यही तो कहता है। अब जरा दोबारा पढ़ के देखें। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो रेशियो होता है साइन आई बाई साइन आर वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इन तीनों लोगों के लिए जो पेयर ऑफ मीडिया है वो क्या है, ग्लास से ग्लिसरीन। तीनों लोगों के लिए पेयर ऑफ मीडिया क्या है, ग्लास से ग्लिसरीन। तो इस तरह से तीन लोगों ने एफर्ट्स किया, 30 लोगों को ले आई। 30 लोगों से बारी बारी बोलिए कि अपना अपना रिफ्रैक्शन कराएं और अपना अपना आई और आर देखें और साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालें, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। क्लियर है ये बात? अब जब ये स्नेल्स लॉ ने बता दिया तो आगे एक पॉइंट और उन्होंने बताया। वो क्या पॉइंट है, जरा ध्यान दें कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एंड जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेशियो साइन आई साइन आर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चैप्टर में जो सबसे पहली डेफिनेशन आपको बताई गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझे बात? जैसे हम साइन आई और साइन आर का रेशियो निकाल रहे हैं तो वो मुझे 1.79 मिला। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, v1 बाई v2 से, तो भी कितना मिलेगा 1.79। तो जो लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी और साइन आई और साइन आर का जो रेशियो निकलेगा वो जो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। दोनों वैल्यू कैसी होती है, बराबर। फाइनली आपका जो है स्नेल्स लॉ लिखा जा चुका है। नाउ चेक द डेफिनेशन। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन रेशियो साइन आई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेशियो साइन आई साइन आर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पर। सपोज कर लेते हैं कि लाइट एयर से जा रही है ग्लास में, एयर से लाइट ग्लास में जा रही है। तो मैंने क्लास से बोला कि क्लास यहां में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा क्या है, v1 बाई v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिखते हैं किससे, 1/2 से लिखते हैं। तो v1 की वैल्यू रखी जाएगी और v2 की वैल्यू रखी जाएगी। मैं आपको सीधे बताता हूं, जब एयर से लाइट ग्लास में जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे प्रैक्टिकली, तो
तो जब निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1.5। कितनी वैल्यू आएगी? 1.5। तो क्लास ने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, हमने साइन आई और साइन आर का रेशियो निकाला, हमने साइन आई और साइन आर का रेशियो निकाला, तो हमको भी कितना मिलेगा? 1.5। तो क्या सीखने को मिला कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आता है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है वो दोनों कैसी होती है? सेम टू सेम। कैसी होती है? सेम टू सेम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के अभी तक जो हमारे पास में इंफॉर्मेशंस थी वो ये थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/μ2 बराबर क्या होता है? v1/v2। अगर स्पीड पता हो तो v1/v2। एक फार्मूला हमको और मिला था 1/μ2 बराबर λ1/λ2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के दो ही रास्ते तो थे। देखिए एक नया रास्ता आ गया, और वो नया रास्ता आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/μ2 बराबर साइन आई बाई साइन आर। 3 रास्ते हो चुके हैं आर आई निकालने के। होते कुल कितने हैं? 4 रास्ते होते हैं, टोटल 4। अभी तक हमारे पास कितने आ चुके हैं? 3। कहीं कुछ पूछना तो नहीं है? क्लियर है? किसी भी रिफ्रैक्शन में साइन आई साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो रेशियो से वैल्यू आती है वो वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के बराबर आती है। ये सारी बातें जो है स्नेल्स लॉ में आई।